नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंड शो में और मैं हूं नीरज। और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये वीकली शो है, सुनील सर के साथ हम करते हैं। और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे, अगले हफ्ते क्या होगा, क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्योंकि शुक्रवार को जो एक बड़ी खबर आई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चाइना के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है और दुनिया का क्या असर होगा, इन सब पे बड़े विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे सुनील सर के साथ। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मतलब वीकेंड खत्म होते होते एक धमाका अमेरिका से हो ही गया। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट होता रहा है। लेकिन लास्ट वीक अगर हम लोग अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो तीन प्रश्न मेरे मन में आपसे पूछने के लिए है सर। वो तीन प्रश्न ये है, एक तो कि कैसा आपने रीड किया लास्ट वीक, क्या क्या कुछ कुछ हुआ। दूसरा, एफआईआईज का मूड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्या बॉटम बन गया। हमने लास्ट वीक एक ग्रीड और फियर का दिखाया था, तो उससे लग रहा था कि अब ऊपर की तरफ आने लगी खरीदारी। और तीसरा सवाल है कि ये जो 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, इसका क्या असर हमारे ऊपर होने वाला है। और हमने देखा कि लास्ट वीक जो एफआईआई की हम बात करते वो ये फिगर था जिसमें उन्होंने एक दिन केवल बेचा, वो भी बहुत थोड़ा सा, और लगातार वो खरीदारी करते रहे। डीआईज ने भी खरीदारी यहाँ पे की। तो सर लास्ट वीक बताइए क्या रीडिंग थी आपकी। तो रीडिंग पहले ये अच्छी खबर थी कि एफआईएस ने रुख बदल दिया, खरीदारी कर रहे हैं। अब क्यों खरीदारी कर रहे हैं वो एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि आउटलुक के बारे में। मगर लास्ट वीक के लिए देखें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन थी उनकी खरीदारी। बट एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड कॉलम में डीआईस कंटिन्यूड बायर्स थे, मगर बहुत कम उनका बाइंग रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसका कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली अर्निंग सीजन के बिगिनिंग में होता है, क्योंकि एफआईएस के लिए सोच होती है इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस कोरिया वर्सेस ब्राजील वर्सेस ये। यहाँ पे क्या होता है, ये सेक्टर वर्सेस वो सेक्टर। सेकंड बात होती है कि जो आउटलुक बदलती है जैसे अर्निंग सीजन बढ़ती है, उनके पास कैश रहना जरूरी है, क्योंकि सडनली एक अच्छी सेक्टर दिखी तो उनको खरीदने के लिए कोई बुरी सेक्टर क्या है पता नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत कैश पहले से ही रखने से ही अम्युनेशन उनके पास गन पाउडर रहता है जाके जल्दी से खरीदारी करने की, जहां पे एक अच्छी रुझान दिख रही है। तो डीआईएस का ऐसा ही थोड़े दिन हफ्ते के लिए होगा, क्योंकि पूरी अर्निंग सीजन में तो 1.5 महीना लग जाएगी। इसलिए पूरा का पूरा कैश वो पहले ही नहीं डालेंगे, थोड़ा संभाल के सही दिशा पकड़ने के लिए धीरे धीरे खरीदेंगे। बट बाय द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन पूरा डिप्लॉय कर लेंगे। तो वही बात है। बट उस सेक्टर जिसका आउटलुक बहुत अच्छा दिख रहा है उसको ज्यादा अलोकेशन मिलेगा उनका, राइट। और ये सोच समझने की बात है, ये सही है, इन्वेस्टर के लिए भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सेकेंड चीज जो होता है इसमें जब ऐसी होती है तो ये भी होता है कि एफआईएस जब वापस आते हैं सोचते हैं कि लार्ज कैप अच्छा करेगा, राइट। और डीआईएस, मगर एक बात है कि आपको ईयर टू डेट की अगर रिजल्ट्स जनरली देखें तो अब से एक्चुअली आपको द नंबर ऑफ लार्ज कैप इज डूइंग बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप। यानी इतनी महीनों से डीआईएस ने जो लार्ज कैप एफआई ने बेचा है उसको खरीदा है, मगर इस हफ्ते जब एफआईएस की वापसी दिखी वही लार्ज कैप को उन्होंने एफआईएस को बेच डाला। इसलिए अब देखिए तो इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। ये बहुत आपको विपरीत लगेगा कि अरे एफआईएस की वापसी और लार्ज कैप्स उतना नहीं परफॉर्म कर रहे, बिकॉज डीआईएस भी प्रॉफिट बुकिंग उधर ही करेंगे ना, क्योंकि एफआईएस ने जब बेचा उन्होंने सस्ते में खरीद लिया, आज एफआईएस आ रहे तो प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये रोटेशन ऑफ कैप का भी हो रहा है, जो ऑर्डिनरी आम जनता देखेगी तो एफआईएस आ रहे तो लार्ज कैप भी ज्यादा बढ़ेगा, नहीं हुआ है। सेकेंड, सेक्टरली भी रोटेशन होता है। तो एफआईएस क्या खरीदते हैं वो देखेंगे अगर, तो साफ दिख रहा है आपको कि आईटी जो चल नहीं रही थी वो इस हफ्ते टॉप परफॉर्मर है। मैंने कहा था बार बार आपको कि जब एफआईएस वापस आएंगे आईटी उनका पसंदीदा सेक्टर होगा। यस, साफ दिख रहा है। और यहाँ पे क्यों बड़ा बिकॉज यहाँ पे ना डीआईएस ने बेचा नहीं, बिकॉज उन्होंने आईटी खरीदा ही नहीं। खरीदा ही नहीं। हाँ। तो इसलिए एफआई का बाइंग ने सीधा आईटी को ऊपर उठा लिया, राइट। तो ये है। सेकेंड परफॉर्मर था हेल्थ केयर। क्यों?
क्योंकि बीच में खबर आ गई थी कि जेनेरिक के ऊपर नहीं लगाएंगे टैरिफ। लास्ट वीक हमने याद डिस्कस किया था कि ब्रांडेड जेनेरिक्स पे लगेगा कि नहीं, ये डाउट मन में उठा था। इस वीक में वो साफ क्लैरिटी आ गई कि वो जेनेरिक पे नहीं लगाना है। नेचुरली वो हेल्थ केयर पे भी, उधर भी एफआईएस का भी एक हाथ होगा। तीसरा परफॉर्मिंग सेक्टर रियलिटी है, क्योंकि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वही था। ईयर टू डेट में और 1 ईयर में देखा तो आईटी एंड रियलिटी दोनों सेंसेक्स के खिलाफ सबसे अंडर परफॉर्मिंग रहे। तो नेचुरली जब वापस आ रही है तो आईटी, क्योंकि सी रियलिटी का एक कॉन्ट्रा था, बिकॉज क्या होता है ना, जीएसटी कट का इम्पैक्ट रियलिटी भी था सीमेंट की प्राइसेस पे, इस पे, मगर लोग नॉर्मली फेस्टिवल सीजन में जाके घर नहीं खरीदते, राइट। सेकंड, रियलिटी सेक्टर के भी देखें ना, उनका खाली महंगी घर बिक रही थी, तो उन्होंने भी सब जो भी लैंड पार्सल था उसमें जितना महंगे घर बनाने की कोशिश की, वही उनके पास स्टॉक था। और गुड़गांव और बैंगलोर, यहाँ पे दिखे हाई एंड विलास ही बिक रही थी, राइट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मेरा मानना है कि अब अच्छी समय आ रही है, मगर उसमें सप्लाई और डिमांड दोनों की इश्यू आज है। डिमांड का, क्योंकि लोग घर नहीं खरीदते ड्यूरिंग फेस्टिवल, और सप्लाई का, क्योंकि जो भी लैंड पार्सल है उन्होंने ऑलरेडी एक हायर एंड का कैपेसिटी के लिए करा दिया है। अब उनको फ्रेश लैंड पार्सल शहर के थोड़ी बाहर अफोर्डेबल हाउसेस बनाने के अभी जाके लैंड को उनको बुक करना होगा, और उसके बाद डेवलप करके वो सेल करेंगे। तो 3-4 महीने के बाद रियलिटी सेक्टर में ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो इसलिए वो अभी मूव होने लगा है, ये दिख रहा है धीरे धीरे। तो वो है, तो ये एक टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, और नेचुरली कंज्यूमर ड्यूरेबल भी उधर है, बिकॉज वो है। मगर खास करके क्या है कि अगले स्लाइड में देखेंगे कि कौन से सेक्टर में सेलिंग हुई थी। इस हफ्ते में 2 ओवरऑल इंडेक्सेस का पॉजिटिव था। आप देखें तो ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, राइट। तो नेचुरली वो, क्योंकि क्या है ना कि याद रखिए कि जब जीएसटी कट की खबर आई तब से ऑटो चलने लगी है, तो रिटर्न्स अच्छे बन गए। मगर अब क्या है ना, तो एक सोच है कि क्या लोग, टॉप लाइन ग्रोथ भयंकर आ रही है सभी गाड़ियों की, मगर क्या कंपनियां जीएसटी कट से ज्यादा अपना दाम को कटवा कर सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ये बात आज सामने नहीं दिखेगी, ये जब जनवरी की अर्निंग सीजन शुरू होती है, क्योंकि तब पता चलेगा। तो नेचुरली ऑटो में मेरा मानना है कि अच्छा है, आउटलुक अच्छा है, ऐसा नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है। मगर क्या है कि जब कुछ अच्छी सेक्टर खरीदने होते हैं तो कुछ और सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना होता है, तो सेक्टर रोटेशन की बात है। और थोड़ा वेट एंड वॉच 2-3 महीने के लिए, टिल रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि सेल्स हुआ विथ मार्जिन प्रोटेक्शन या सेल्स हुआ विथ मार्जिन कंप्रेशन, ये बात आपको जनवरी में देखिए। इसलिए थोड़ा, और एक बात मैं यहाँ पर आपको, मैं मेटल में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेटल एक बहुत इंटरनेशनल सिक्लिकल है, तो उसमें ज्यादातर इंटरनेशनल जो मूवमेंट होता है उस हिसाब से होता है। मगर एफएमसीजी, याद रखिए, कंजम्पशन के अंदर एफएमसीजी नहीं चल रही है, क्योंकि जीएसटी कट का इम्पैक्ट वो ऑटोमेटिकली एफएमसीजी में फेस्टिवल सीजन में आपको बाइंग में नहीं ट्रांसलेट होगा। कोई ज्यादा तेल थोड़ी खरीदता है, ज्यादा बिस्किट थोड़ी खरीदता है। तो जो होता है कंज्यूमर स्टेपल, उसका जीएसटी कट में ज्यादातर सेविंग्स के तौर पर कस्टमर के पॉकेट में जाएगा, बट नॉट ऑटोमेटिकली कि डिमांड फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, ये गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली एफएमसीजी का ये ओके। अब आने वाले दिन की बात करें तो इस कंजम्पशन की ओर एक मैं ध्यान आपको देना चाह रहा हूं, मगर उससे पहले एक जो ये स्लाइड है इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ हेडलाइंस आई थी जब एम्फी का डेटा पब्लिश हुआ कि म्यूचुअल फंड इनफ्लोस डाउन 9% मंथ ऑन मंथ। तो मैं उसको साफ करने के लिए थोड़ा मैंने एनालिसिस किया। तो पहली चीज है कि एसआईपी बुक तो बड़ा हुई है, वो तो अच्छी बात है, मगर ओवरऑल ये जो नेट की ड्रॉप है ना, वो खाली एक नेट सेल्स में आपको दिख रहा है। ग्रॉस में एक्चुअली 5000 करोड़ बढ़ गया था एक्टिव इक्विटी में, और उसके साथ पैसिव में भी आपको 6000 करोड़। तो ओवरऑल देखिए, और हाइब्रिड को भी इग्नोर करते हैं नॉर्मली न्यूज मीडिया, हाइब्रिड में भी 65 to 70% इक्विटी ही होता है, क्योंकि टैक्सेशन के कारण। तो टोटल अगर आप इक्विटी में पैसिव प्लस इक्विटी प्लस हाइब्रिड को बढ़ा दें
तो नेट नीचे देखिए खाली 200 करोड़ की कमी है पिछले महीने के माफिक, यानी 50,000 करोड़ फंड मैनेजर को खरीदने के लिए पैसा मिला है। तो कोई फ्लो में कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फंड मैनेजर खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, वो चाहेंगे जब अर्निंग सीजन की क्लैरिटी आती है, बस वही बात है। तो कोई यह ना कोरिलेट करे कि डीआई का बाइंग कम हुआ और डीआई के फ्लोज कम हो गए इसलिए ये हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। फ्लोज जारी है उनके पास, नो प्रॉब्लम। और अगले साइड में दिखेगा आपको कि जो ग्रॉस और नेट की डिफरेंस जो थी, रिडेम्पशन ज्यादा थी। और क्यों हुआ जो रिडेम्पशन? भैया सोना कितना सोना है, सोना और चांदी ने धूम मचा रखी है सर। ये पहले ये फर्स्ट कॉलम एक्चुअली है अगस्त की सेल्स, और ये है सितंबर। अगस्त में 2000 करोड़ का सेल हुआ था ईटीएफ का परचेसेस, और सितंबर में 8000, यानी 6000 ज्यादा पैसे खाली गोल्ड ईटीएफ में चले गए। तो कारण क्या, सबको पता है होगा। नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा आपको कि 10 साल में भी आज रिटर्न में गोल्ड ने ईटीएफ को, निफ्टी को बीट किया है। एग्जैक्टली। तो फेस्टिवल सीजन में तो क्या है कि धनतेरस भी है, तो और भी थोड़ा इस महीने भी गोल्ड खरीदेंगे लोग। तो मगर मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली ये एक मीन जो कि 10 साल पहले अगर आप प्रेडिक्ट करने के लिए किसी को पूछा गया था तो किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, मगर निफ्टी का जरूर गोल्ड से बेटर प्रेडिक्ट किया होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस भी प्रेडिक्शन से बेटर है, क्योंकि 208% 10 साल में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि सिंपल रिटर्न में ही 21% है वो पर एनम। तो नॉर्मल 15-18% की बात करते हैं, 15% की बात करते हैं, तो ये 21% ही अब अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन है, मगर इट इज एट लीस्ट क्लोजर टू द एक्सपेक्टेशन। गोल्ड ने, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स है, वॉर का फैक्टर है, ट्रंप का फैक्टर है, डॉलर डी डॉलराइजेशन का फैक्टर है, आज सब मिलाकर एक गोल्ड को एक रुझान दिलवाया है। पर ये मत सोचिए कि अगले 10 साल में ये रिपीट होगा, राइट राइट। वेयरएज इक्विटी का रीजनेबल चांस है रेपिटेशन का, क्योंकि वो बेस्ड ऑन सच एन ग्लोबल ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और उस फैक्टर पे है। बस ये एक महीने का जो वो, मगर क्या है कि इन्वेस्टर्स भी पास्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं, ये नेचुरल बिहेवियर है। तो गोल्ड के रिटर्न्स को देखकर ही उन्होंने इस महीने एकदम से 6000 और एडिशनल टोटल 8000 करोड़ खाली ईटीएफ पेपर गोल्ड में। अब इसके अलावा आप ज्वेलरी और उसकी बात करें तो बात अलग है। मैसिव सर। चांदी तो मतलब चांदी में बैकवर्डेशन हो गया है, लोग स्पॉट प्राइस ज्यादा मांग रहे हैं, प्रीमियम मांग रहे हैं, गजब मचा हुआ। अभी देखते हैं धनतेरस दिवाली तक क्या चलता है। कोटक के सिल्वर ईटीएफ में उन्होंने बंद कर दिया फ्लोस, बंद कर दिया। यस, बिकॉज प्रीमियम में क्यों जाके खरीदें, अप्लाई नहीं है, क्योंकि न्यू सोर्सेज ऑफ सिल्वर नहीं आ रहे हैं। और सिल्वर का क्या है कि एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रीन एनर्जी। यस, बहुत जबरदस्त डिमांड है सिल्वर की। तो नो डाउट कि ये पैसा थोड़ा इधर लोगों ने लगाया, जिधर पैसा बनेगा उधर लोग लगा ही देते हैं। अब सर ये इंडेक्स परफॉर्मेंस का आपने चार्ट बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो यही मैं कह रहा था कि एक्चुअली देखें तो ये चार्ट को मैं थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। ये TTM नीचे लिखा है, ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ट्रेलिंग 12 मंथ हर डेटा यहाँ पे दिखाया है वो उस महीने का ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। ट्रेलिंग माने पास, 12 मंथ माने 1 ईयर। बस ये खाली हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा जार्गन करने की एक ये होती है, इसलिए हम ऐसे शब्द इसमें। ये हर महीने का 1 ईयर रिटर्न है, हर महीने का उस महीने का। तो क्या इसमें बता रहे हैं कि अब सितंबर में देखिए, जैसे मैंने कह रहा था, लार्ज कैप का 95% ऑफ लास्ट सितंबर, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर लार्ज कैप रही, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। बट उसी महीने से एफआई ने सेलिंग शुरू किया। यस, करेक्ट। तो उसके बाद क्या है, नवंबर दिसंबर में थोड़ी बाइंग एफआई से भी आई, इसलिए एक्चुअली वो 100 अगर रीबेस करते हैं 100 को इन सितंबर, नवंबर में इट हैड गॉन अप टू 103। यस। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि अब सितंबर से एक 5% का रिट्रेसमेंट बैक टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी एफआईएस भी वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा अक्टूबर नवंबर में ये दिवाली के टाइम में हाई भी पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा रीडिंग करने था इसको कि
एग्जैक्टली तो मैं इसको और समझाऊं दर्शकों को कि देखिए ये जो नवंबर 2024 के पास आप देखेंगे निफ्टी का ग्राफ, वो कहाँ पे है, और इस समय हम लोग अक्टूबर नवंबर में पहुंचे वहां पे कहाँ है, तो काफी गुंजाइश है अभी भी ऊपर जाने की। ये एक एक महीने का 1 ईयर रिटर्न है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो इसको आप प्लीज समझिए और इसको ध्यान दीजिए कि कैसे एक एक महीने में आपको कवर करके दिखाया गया है कि उस समय सिचुएशन क्या थी और आज सिचुएशन क्या है। तो अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, और जब तक दिवाली है तब तक तो माहौल बना ही हुआ है। तो ये चार्ट इंटरेस्टिंग था, इसलिए हमने कहा इसको चर्चा की है। अब सर ये आता है सीजनल फैक्टर का। यस, तो एक है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, आपने देखा कि इस लास्ट वीक में भी अच्छा परफॉर्मर था, मगर एक चीज याद रखिए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सब एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंज्यूमर ड्यूरेबल सीजनल सेल्स देखें तो उनका फेस्टिवल सीजन का डिमांड कम होता है। एक्चुअली फेस्टिवल सीजन में नॉर्मली कंज्यूमर ड्यूरेबल को उतना नहीं खरीदते हैं, उनके जो नीड्स है उसके हिसाब से खरीदते हैं। नीड्स माने क्या, समर में एसी की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, राइट? तो टीवी ऐसी चीज है जो कभी भी खरीद सकते हैं। मगर कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें तो बहुत से ऐसे चीज हैं जो वेदर रिलेटेड होते हैं, और हीटर्स होते हैं विंटर में, और समर में होता है वाटर कूलर, समर में होता है एयर कूलर, समर में होता है रेफ्रिजरेटर, समर में होता है ये होता है। तो इसीलिए पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का आप देखें तो उसका एक सीजनैलिटी जो होता है वो समर में ही पीक होता है, राइट? तो इसमें क्या क्या कह रहा हूं कि अब ये पोर्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स फेस्टिवल सीजन में होगा। इवन एसीज का थोड़ा होगा अभी, बिकॉज जीएसटी कट आ गया तो मन में आ गया, मगर एक्चुअल कंज्यूमर ड्यूरेबल का सीजन आपको अप्रैल मई में शुरू होता है रियली। और इसीलिए मानना है कि कुछ नंबर्स अभी डिसअपॉइंट हो सकते हैं उम्मीद से। तो अगला स्लाइड में आप देखेंगे तो गूगल सर्च लोगों ने क्या किया कंज्यूमर ड्यूरेबल में, तो यह है जीएसटी कट का और एसी का और टीवी का। देखिए एक्चुअली जीएसटी कट के बाद एसी की गूगल सर्च कम हुआ है। यस यस, बहुत साफ दिख रहा है इसमें कि अच्छा ये बात सही है आपकी सर, कि आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से और वेदर इम्पैक्ट होता है। सर टीवी में भी इम्पैक्ट होता है, जब वो आईपीएल होना होता है ना उससे एक महीने पहले बहुत टीवी देखते हैं। हाँ करेक्ट। तो क्या होता है आईपीएल भी समर में होता है, तो एक्चुअली वो भी कंज्यूमर समर में ड्यूरेबल होता का ज्यादातर सीजन समर में होता है। वो सीजन ही शिफ्ट हो गया उधर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप अगर निवेश कर रहे हैं कंजम्पशन सेक्टर में, देखिए अगर इंडिविजुअली आप खरीद रहे हैं स्टॉक्स को तो ये मन में रखिए, क्योंकि कंजम्पशन फंड में सब तरह की होती है, एफएमसीजी होती है, ऑटो होती है, रियल्टी होती है। कंजम्पशन फंड में फंड मैनेजर सबको मिलाकर कराते हैं, मगर अगर आप इंडिविजुअली खरीद रहे हैं कुछ तो ध्यान में ये रखिए कि उनका एक्चुअल सीजन अप्रैल मई का है। तो इधर आप उसको आज जो भी करेक्शन आता है तो आप उसको अक्यूमुलेट करके अप्रैल मई की अपटिक के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरी बात है आप सावधान रहना चाहते हैं अभी और बाद में खरीदना चाहते हैं वो भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है। क्योंकि अगर आप अब खरीदेंगे मोस्ट लाइकली ये थोड़ी डिसअपॉइंट करेगी, बिकॉज उम्मीदें बहुत बढ़ गई है जीएसटी कट के कारण। बट एक्चुअली लोग शायद कार में ज्यादा टाइम अभी खरीदेंगे क्योंकि कार का कोई सीजनलिटी नहीं होता है। सेकेंड, फेस्टिवल के टाइम में दिखाना भी जरूरी होता है। आप डिश वॉशर खरीद के किचन के अंदर उसको रख के सभी मेहमानों को बुलाकर आओ मेरी डिश वॉशर देखो नहीं पड़ेगी ना, अगर गाड़ी को आप फ्रंट में लगाएंगे और बताएंगे देखिए भैया मैंने ये गाड़ी खरीदा, तो एक फेस्टिवल सीजन में वो एक भी चीज होती है। तो ऑटो का नंबर अच्छा आएगा, मगर बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल के लोग ध्यान में सोचेंगे कि क्या अभी खरीदूं क्या कुछ महीने बाद। ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि ये हाँ मतलब जीएसटी कट का जो सब लोग लगातार कह ही रहे थे कि धीरे धीरे देखें। अच्छा सर, ये वर्ल्ड मार्केट में अब आते हैं वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है 3 लेटर वर्ड FIR। अब ये वर्ल्ड मार्केट की परफॉर्मेंस है ये FIR की रिटर्न से जुड़ी हुई है। लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा हमने बुल बैर का एक इंडेक्स दिखाया था, जहां अभी एक्सट्रीम बैरिश की ओर इंडिया की ये हो गई है, तो रिवर्सल का टाइम नजदीक आ रहा है। तो लास्ट वीक का FIR की वापसी देखकर वो रिवर्सल शुरू हो गई लगती है। और उसका क्या कारण है इस स्लाइड में दिखता है को कि 1 साल पहले या ईयर बिगिनिंग में FIS ने इंडिया में सेलिंग कर रहे थे, तो उनका डिसीजन सही निकला
क्योंकि जहां पे उन्होंने चाइना में लगाया उनको 40% रिटर्न मिला, इंडिया से हटाया खाली 4% वाली रिटर्न थी ये मार्केट, यानी डिफरेंस था 35% का। तो जो एफआई ने कॉल लिया वो बहुत सही निकला, राइट, नंबर वन। तो उनका भी एक जो टैक्टिकली कॉल था वो सही निकला, नंबर वन। नंबर टू, अब चाइनीज मार्केट का 35% बढ़ हो गया है, यानी इंडिया और चाइना का जो डिफरेंस है वो अभी नैरो हो गया वैल्यूएशन में। यस, करेक्ट, उधर तो बन गया, अब उधर शायद वो प्रॉफिट बुक करके, और चीन का बात आ रही है तो एंड में हम चीन की बात करेंगे, ट्रम्प की टैरिफ की। तो अब एफआईएस को चीन बेचने के लिए और भी एक कारण मिल गया, समझिए, सॉलिड कारण है कि उधर तो बेचो भैया, अब तो बहुत तगड़ा उधर लग गया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये एक की है कि अभी इंडिया उनको उतना ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी मार्केट में रनअप हो गया जहां पे उन्होंने निवेश किया, और अब इंडिया में, क्योंकि इंडिया अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, रिलेटिव वैल्यूएशन में अब स्थिति और बेहतर है। तो मैंने देखा कि फॉरवर्ड पी इंडिया का, ट्रेलिंग पी अभी भी 21 की पर है, बट फॉरवर्ड पी 18 to 20 डिफरेंट कंसेंसस के देखें तो 18 to 20 पे आ गई है, तो उतना महंगा नहीं है। और इस क्वार्टर का खास चीज क्या है अर्निंग सीजन में, कि ये अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन ही कम है, क्योंकि कंजम्पशन की सेल्स तो नवरात्रि तक डिले हो गई थी, तो वो एक नेगेटिव था पिछले क्वार्टर का। तो और टैरिफ का माहौल तो रही है, तो किसी का एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है इस अर्निंग सीजन, और इस अर्निंग सीजन से उम्मीदें भी कम है, तो इसलिए अर्निंग सीजन का भी मेरा भी मानना है कि बहुत अच्छा नहीं होगा, एक बहुत सिंगल डिजिट ही आपको अर्निंग सीजन लार्ज कैप का दिखेगा, मिड कैप का और स्मॉल कैप का स्लाइटली बेटर, बट मार्केट उसके ऊपर उतना रिएक्ट नहीं करेगी, और उसके कारण यही है कि एक, उनको सबको पता है एक्सपेक्टेशन लो है, मगर गाइडेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा कि आपकी सेल्स कैसी हो रही है, नवरात्रि की कैसी थी, आपकी कॉन्वर्सेशन में दिवाली कैसी चल रही है, क्योंकि 20 तारीख के बाद दिवाली का सेल का नंबर भी सबके पास हाथ में होगा, उस हर कंपनी में। तो ध्यान होगा कि कैसे चली दिवाली, कैसे चली नवरात्रि, और आपका आउटलुक क्या है अगले साल के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसी क्वार्टर को कहते हैं क्रॉसओवर क्वार्टर, जहां पर ध्यान इस FY26 से FY27 पे चला जाता है। यस, तो एक और साल का अर्निंग्स को अगर डिस्काउंट करेंगे तो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन और भी सस्ती लगेगी, मीन सस्ती मैंने सस्ती कभी नहीं, मगर लेस महंगी रहेगी, कम लगेगी, यस, लेस महंगी, राइट। तो क्या है कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स एफआईआई का धीरे धीरे वापसी इनटू इंडिया। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वापसी होगा जब टैरिफ की कुछ न कुछ क्लैरिटी आती है। सर ये जो अगली प्लेट है मेरी, ये वाली जो हम लोगों ने शुरू में दिखाई थी, क्या एक सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि एफआईआई की सेलिंग का बॉटम बन गया है, या मुश्किल कहना? नहीं, सेलिंग का बॉटम के लिए देखिए बहुत डिसअपॉइंटिंग अर्निंग सीजन आ गई, नंबर वन। नंबर टू, देखिए उनके लिए बीएफएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% ऑफ एमएससीआई इंडिया इंडेक्स इज बीएफएसआई। तो बैंक के रिजल्ट, स्पेशली दिग्गज बैंकों के रिजल्ट, क्योंकि वो एफआईएस ज्यादातर दिग्गज कंपनियों में ही निवेश करते हैं ना, तो उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अगर आ गई तो उनके लिए ये हो सकता है। सेकंड इज आईटी, अभी टीसीएस के नंबर ठीक ठाक थे, ओके, नो मेजर बैड, बट एआई का उन्होंने पॉजिटिव आउटलुक दे दिया, उन्होंने कह दिया कि हम बहुत निवेश करने वाले हैं एआई के ऊपर, और उनकी स्पीच जो एआई के बारे में थी वो ठीक ठाक थी, नो प्रॉब्लम। मगर इस हफ्ते 3 और दिग्गज आईटी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, तो आईटी प्लस बीएफएसआई ये दोनों मिलाकर एफआईएस का क्या वापसी इससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। मगर सबसे बड़ी चीज है टैरिफ, तो अगर बीएफएसआई बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर आए और आउटलुक भी उन्होंने कुछ खराब बता दिया तो एफआईएस थोड़े नर्वस हो सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, ये बहुत जल्दी है, एक हफ्ते की टर्न अराउंड से इमीडिएटली बॉटम बन गया नहीं कह सकते, वेट करते हैं, अगले हफ्ते में इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। सर हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, खुश हो जाते थोड़े में ही। अगले हफ्ते सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही दिन 2 दिग्गज बैंकों के रिजल्ट,
आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी के। करेक्ट 16 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट और बहुत सारे आईटी कंपनी से। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग के यस हिसाब से। और ये करेक्ट बात सही है, ये इस क्वेश्चन को याद रखना दर्शकों, ये अगले हफ्ते हम लोग पूछेंगे कि एफआईआई का बॉटम बना कि नहीं। अभी इस हफ्ते छोड़ देते हैं। अब सर ये जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, इतनी लंबी सी, हाँ ट्रम्प साहब ने भयानक लंबी एक चिट्ठी लिखी और चीन को उन्होंने 100% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो अब ये जो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों का फ्यूचरिस्टिक जो क्वेश्चन होता है कि अगले हफ्ते क्या, तो अब ये बताइए सर क्या होने वाला है। देखिए डेफिनेटली कल मार्केट में रिएक्शन होगा, इसका नेगेटिव रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव था। हाँ क्योंकि चीन के साथ उन्होंने भी अपना जो पॉज किया था अपना जो टैरिफ का सिचुएशन को, और वो पॉज को भी एक्सटेंड किया था उन्होंने, याद होगा आपको, यस राइट। इसलिए हम भी नाराज थे कि अरे चीन के लिए उन्होंने पॉज को एक्सटेंड किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, याद है आपको, तो 90 डे का पॉज को एक्सटेंड तो लग रहा था। और वो चीन के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलने वाले थे अभी कुछ 1 महीने के अंदर, एक मीटिंग था जहां पर वो मिलने भी थे। तो लोगों की सोच, और इसलिए चाइना का भी स्टॉक मार्केट का रैली भी उसके ऊपर चल रहा था कि एक गठबंधन कहीं ना कहीं हो जाएगा। मगर ये चीन ने जो रेयर अर्थ के ऊपर सडनली अपना स्ट्रिंग को टाइटन किया है, वो उसका असर अमेरिका के ऊपर बहुत भयंकर है। बिकॉज अमेरिका की बहुत सारे चीजों के ऊपर वो रेयर अर्थ का रिक्वायरमेंट जो है, और चीन ने सही पकड़ा है नब्स, जो ट्रम्प की नहीं कहूंगा, अमेरिका की पकड़ लिया है। अब ये तगड़ा बैटल होगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है अभी चाइना के पास। इसलिए ट्रम्प का रिएक्शन भी इतना स्ट्रांग था, बिकॉज इट इज अ शॉक उसके लिए, अमेरिका के लिए। ये चीन का जो टाइटनिंग रेयर अर्थ पे कर रहे हैं, इट कैन बी सिवियर इम्पैक्ट, और अमेरिका के पास चॉइस नहीं। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ इतना क्यों दोबारा लंच पे बुला रहे हैं उनको, क्योंकि पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत तो रेयर अर्थ है, उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये डेफिनेटली मार्केट में एफआईआईस इंडिया के लिए एफआई है, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एंटिसिपेट नहीं किया। इसलिए ओवरनाइट बिटकॉइन का क्रैश, इक्विटी मार्केट का क्रैश, सबका क्रैश हो गया, बिकॉज दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और ट्रम्प का ऐसा रिएक्शन, क्योंकि नोबेल प्राइज की बैड न्यूज तो उनको सहना पड़ा एक तरफ और सर ये उसी का गुस्सा निकाल रहे हैं तो क्या है कि अब ये फाइट टू द फिनिश की तरह जाएगा। क्या तो ये ना, अगर दो दिग्गज देश ऐसे झगड़े पे जाते हैं तो पूरी वर्ल्ड की ग्रोथ के ऊपर असर आ जाता है ना, राइट। तो इसका एक तो इमीडिएट थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। मगर मेरा सिंपल एक मानना है, इस चीज के कारण हमारी स्टॉक मार्केट में कुछ भी करेक्शन आए तो खरीदे, क्योंकि इसका फर्स्ट इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली, नंबर 1। और नंबर 2, चीन की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से इंडिया की ओर ये नजदीक कराने की ये, बिकॉज चीन अगर अमेरिका को रेयर अर्थ नहीं देने वाली है, किसी और को बेचना है, ऐसा नहीं कि वो रख नहीं रही है, तो इंडिया को भी थोड़ा वो रेयर अर्थ बेचने की, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 1। और नंबर 2 बात कि थोड़ी दिन से ही एफआई की वापसी का इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत एक नरमी दिख रही है ना। और ये है ना नए एम्बेसडर, उनकी उम्र खाली 38 साल है, यंगेस्ट एम्बेसडर है, और उनके पास इन्होंने एक तस्वीर भेजा है फ्रेम करके, उनका लास्ट मीटिंग, और उसमें लिखा जो चीज है ना, वो क्या है पता है आपको? यू आर ग्रेट मिस्टर मोदी। यस, ये जो बीच में 2 तस्वीरों के बीच में आपको लिखा दिख रहा है, अपने साइन करे उन्होंने, वो यही है। ये तस्वीर सर हम लोग जर्नलिज्म में कहते हैं ना, एक तस्वीर हजारों वर्ड के बराबर होती है। करेक्ट। ये एक तस्वीर 1000 वर्ड्स के रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफिनेटली देखिए, इंडिया और चाइना दोनों के खिलाफ वो झगड़ा करते करते नहीं रह सकते, राइट। उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो शायद ये, और मेरे मान लीजिए नए एम्बेसडर ने भी कहा कि ट्रेड टॉक्स के बारे में भी उन्होंने बताया कुछ कि अच्छी चल रही है। पीयूष गोयल जी ने भी बताया कि अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि नवंबर के अंदर, और मिस अनंत नागर जी तो पहले ही कहा था कि नवंबर 30 के अंदर। तो अब देखिए कुछ भी होगा,
एटलीस्ट वो एडिशनल 25% का अभी कोई रेलेवेंस ही नहीं है ना, रेलेवेंसी। तो एटलीस्ट वो चली जाएगी तो वही बड़ी पॉजिटिव है ना। तो मेरे लिए यही एक चीज है कि एफआईएस की वापसी शायद इससे भी जुड़ी हुई है। उनको भी लग रहा है कि अभी वो क्लोजर टू सॉल्यूशन लग रहा है टैरिफ, बिकॉज उनके लिए निवेश करने के लिए इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ की अपसाइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक भी बात किया था, वो पीई के बारे में नहीं सोच रहे, पीजी के बारे में सोच रहे हैं, प्राइस अर्निंग्स रिलेटेड टू ग्रोथ। तो अगर इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ में वापस एक तेजी की माहौल दिखने लगी तो वो काफी है एफआईएस को वापस इंडिया में निवेश करने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये डेवलपमेंट चाइना के खिलाफ इमीडिएटली मार्केट के लिए नेगेटिव रिएक्शन दिलवाएगी, बट ओवरऑल इकोनॉमिक के लिए ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। और इसलिए मेरा मानना है कि जो भी एक नी जर्क की तरह रिएक्शन कल परसों में दिख सकता है मार्केट में, वो अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी वाली स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को खरीदने लायक है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि शायद रिस्क टेकर्स टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर्स को खरीदना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन इसका अल्टीमेटली टैरिफ का सॉल्यूशन है। राइट। तो 3 महत्वपूर्ण बातें निकल गई हैं इसमें से। पहला तो ये कि अगला हफ्ता नतीजों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर नजर रहेगी। दूसरा कि एफआईआई ने लास्ट वीक बाइंग की है, और ये जो सिनेरियो बना है कि चीन पर टैरिफ लगा दिया एडिशनल, और हम लोग ऑलरेडी बहुत कम है, अगर आपने वर्ल्ड मार्केट के चार्ट फिर से देखें तो हमारे पास वापस आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर डिप आए, करेक्शन आए, नीजर रिएक्शन दिखे, तो अच्छे सेक्टर्स में आपको एंट्री लेने का मौका मिलेगा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें समराइज करके मैं इसमें निकालता हूं। अब सर बहुत संक्षेप में बताइए, आपने ये जो इशारा किया है वो कौन सा बढ़िया वाला सेक्टर है जहां पे नीजर रिएक्शन है? असली बात तो यही है सर। नहीं, देखिए नी जर्क में कल रिएक्शन कहां पे होता है ये कहना मुश्किल है ना नीरज जी। करेक्ट। मेरे हिसाब से जो ऊपर गया है वो नीचे आ सकता है, वो नीचे गया जो ऊपर आ सकता है। तो नीचे जो गए मेरे लिए ज्यादातर है रियल्टी और आईटी, ओके, ऑलरेडी जो नीचे हो चुके हैं। तो और फर्दर करेक्शन उनमें आ गया तो मान लीजिए वो और भी वैल्यू जोन में आ रही है। तो उधर क्या है कि उसमें बढ़त शायद उतना न होगा, मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, समझ रहे आप? हाँ। राइट। वो सेकेंड चीज है कि जैसे मैंने कहा बढ़त होना है तो टैरिफ में सॉल्यूशन आएगा तो कौन सी सेक्टर को बेनिफिट आएगी, हाँ, वही आपको बेट लेना है। तो मेरे ख्याल में वही जो है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल्स, यहीं पे आपको टैरिफ का असर ज्यादा दिखा। और ये रेड लाइन वाली टेरिटरी नहीं है, समझिए। जो इंडिया और इसमें प्रॉब्लम्स है वो है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, और उधर में टैरिफ का फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन में सॉल्यूशन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए। मगर जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर और टेक्सटाइल्स ये अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वॉट एवर अग्रीमेंट इंडिया एक्स्ट्रा करने की कोशिश की यहाँ पे करेगी, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड है ये सेक्टर। ऑलरेडी सूरत में देखा आपको टैरिफ का हाल ऑलरेडी दिख रहा है ना सूरत में, डायमंड इंडस्ट्री में, राइट। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल्स में ही बहुत इंपैक्ट है, जेन्युइन इंपैक्ट है, और मार्केट प्राइसेस में भी इंपैक्ट है। और बट वहीं पे मेरे ख्याल में इंडिया का जो भी है कुछ हासिल करने की कोशिश, क्योंकि कोई भी ट्रेड नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। हमारे लिए टेक होगा लेबर ओरिएंटेड सेक्टर, बिकॉज नौकरियां की बात है, और इंडिया के लिए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स, ये सिंपल बाय एंड लार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अग्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर जॉब्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का ज्यादातर उधर है। तो जॉब्स के एरिया में यहीं पे वो भी जो भी हमारे नेगोशिएशन में हम पहले हासिल करने की कोशिश करेंगे लेबर ओरिएंटेड सेक्टर को प्रोटेक्शन। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक कल का रिएक्शन करेक्शन कल परसों का देखते हुए, सेकंड टैरिफ की भी एक सॉल्यूशन क्योंकि मुझे नजदीक लग रही है, मैं उसी तरह से बेट्स को प्ले करने की सलाह दूंगा कि वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि जो जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है
वो वाले सेक्टर अपने रडार पे रखिए, और जहाँ पे अनावश्यक नीजर रिएक्शन दिख रहा है, कोई रीजन नहीं है, तो वो भी अपने आप रडार पे रखिए। और देखिए आईटी की कॉल सर की कितनी सही गई, जरा से फाइल लौटे तो सन से, और इससे पहले पीएसयू बैंक आपने देखा होगा। तो ये तजुर्बा होता है, इसलिए इसको आप लोग समझिए कि कहाँ कहाँ आपको नजर बनाए रखनी है। तो सर मजा आया डिस्कशन करके, और आज पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे चार्ट डिस्कस किए ना जो आप लोग, मैं तो कहूंगा कि आप 2 बार इस शो को देखिएगा, क्योंकि एक बार में आपको हो सकता है समझ में ना आए, दोबारा देखिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, वर्ल्ड मार्केट वाला, चाइना वाला, और फिर वो जो एफएमसीजी का पूरा ग्राफ, तो सो इंटरेस्टिंग है। और अब नेक्स्ट वीक वाले शो में हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि उसके बाद मंगल को दिवाली है, हाँ। तो देखते हैं कुछ स्पेशल प्लान करेंगे सर के साथ वीकेंड वाले शो में कि क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा होगा। तो रिस्पांस दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, सर का भी एक चैनल है उसको भी पढ़िए, आप वहां पे भी देखिए, ये वाला शो हम लोग वहां पे भी डालते हैं, तो आप दोनों जगह कहीं भी देख सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, और थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीक दिवाली की कुछ सोचते हैं क्या क्या प्लान करना है आपके साथ, राइट। राइट। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच सर।